वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 26 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल लंपी स्किन डिसीज के बारे में है। लगभग 1000 कैटल्स में, जिसमें स्पेसिफिकली काउज एंड बफेलोज शामिल रहे, उनकी गुजरात में मौत हो गई लंपी स्किन डिसीज की वजह से। इसमें मवेशियों के में होता क्या है कि उनके शरीर के ऊपर कुछ नोड्यूल्स यानी कि गांठें आने लग जाती हैं। इसके अलावा बुखार भी होने लग जाता है, वो अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं। ये डिसीज़ कई बार मवेशियों में बहुत कॉमन हो जाती है। इसे शॉर्ट में एलएसडी कहा जाता है। वायरल डिसीज़ है, वायरस से होती है। यहाँ पर देखिए, जो कैटल्स होती हैं या वाटर बफेलो, ये इससे प्रभावित होती हैं। जो वायरस ये कॉज करता है उसे कहा जाता है पॉक्स वायरस या पॉक्स वायरस एलएसडी वायरस। ये मॉस्कीटोज, फ्लाइज, लाइस यानी कि जूं और वैस्प, इनके द्वारा कैरी किया जाता है। अगर ये कैटल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो ये कैटल्स को ग्रसित कर देते हैं। फर्दर कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से भी ये कैटल्स में फैल सकते हैं। सिम्टम्स बहुत ही साधारण हैं। मवेशियों को बुखार आना, डिप्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखना, उनके शरीर के ऊपर कई सारी गांठें यानी कि नोड्यूल्स का दिखना, दूध का प्रोडक्शन कम हो जाना। अगर जो मवेशी है वो प्रेग्नेंट है तो उनके बच्चे का अबॉर्शन हो जाना, वो अच्छे से खा ना पाएँ और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। प्रिवेंशन की बात करें तो जानवरों को अलग थलग रखा जाता है, क्योंकि ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकता है। उन्हें वैक्सीन दी जाती है इसके लिए। कई बार स्लॉटर कैंपेन्स चलाए जाते हैं, मवेशियों को मार दिया जाता है जो प्रभावित होते हैं। हालांकि एक एक्सट्रीम केस बन जाता है और कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ऑप्ट की जाती हैं। इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो मॉस्कीटोज, फ्लाइज एंड लाइस जो इसे फैलाते हैं उन्हें रोका जा सके। स्पेसिफिकली अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। होने से पहले आप रोक सकते हो तो रोक लो, एक बार हो गया तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें ही क्योर किया जाता है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया स्किन में तो फिर वहाँ पे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज का इस्तेमाल किया जाता है और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ भी ज़रूरी हो। तो ये तो लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में जानकारी हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज के बारे में है, जिसे शॉर्ट में आप MPX बोल सकते हैं। इसे हाल ही में जापान और इंडिया की जो, यहाँ पे देखिए, जापान का जो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है और इंडियन नेवी के बीच में कंडक्ट किया गया अंडमान सी में। एक्सरसाइज का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आपस में दोनों देशों के बीच में जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें कोलैबोरेशन बने, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़े। इंटर ऑपरेबिलिटी ये एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो आपको किसी भी एक्सरसाइज के लिए देखने को मिलेगा। मतलब दोनों देश की जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आपस में अच्छे से ऑपरेट कर सके। इंडियन ओशन रीजन में इंडिया और जापान लार्जली कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप के बेसिस पे सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। भारत की ओर से इसमें शामिल हुआ INS सुकन्या। कुछ और भी एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और जापान के बीच में होती हैं, जैसे कि धर्मा गार्डियन। ये एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान में 2018 से ही की जा रही है। शिन्यू मैत्री, इसमें इंडिया की ओर से इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स शामिल होती हैं। जिमेक्स, ये इंडिया और जापान के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। और सहयोग कैजिन, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया के कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वेंजुआन लेबोरेटरी के बारे में है। आप इसे वेंटियन या वेंशियन भी पढ़ सकते हैं, हालांकि इसका जो चाइनीज प्रोनाउंसिएशन है दैट इज वेंजुआन। जो चाइना है उसने जो उसके 3 मॉड्यूल्स जाने वाले हैं स्पेस स्टेशन के लिए, उनमें से दूसरा अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया है। फाइनल मिशन इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। 3 मॉड्यूल्स जाने हैं जिनमें ये दूसरा वाला है, वेंजुआन लेबोरेटरी। आप इस बात को समझ लीजिए कि जो चाइना है वो अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। इसके पहले एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो वर्क करता है। हालांकि 2011 में ये स्पेसिफाई कर दिया गया कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS है, चाइना को उसकी एक्सेस नहीं मिलेगी। चाइना ने तभी मन बना लिया था कि वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार करेंगे और इसी ऑब्जेक्टिव से उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन बनाना शुरू कर दिया। उनका जो स्पेस स्टेशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, पूरा कंप्लीट होने के बाद वो एक T शेप में दिखेगा और उनके स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। ये एक परमानेंट स्पेस स्टेशन होगा लोअर अर्थ ऑर्बिट में, बहुत बड़ा नहीं है। जैसे कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो तो बहुत भारी है। अगर तियांगोंग की बात करें तो वो उसका 1/5 भार का होगा। इसके कई सारे हिस्से हैं, जैसे इसमें तो एक होगा कोर मॉड्यूल, एक होगा तियाने, 2 लैब मॉड्यूल्स होंगे। जो 2 लैब मॉड्यूल्स इसके साथ अटैच किए जाएंगे उनमें एक है वेंजुआन जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया और दूसरा होगा मेंगजुआन। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखिए, ये जो कोर मॉड्यूल है तियाने, ये जो आप इमेज में देख रहे हो ना तियाने,
इसी के साथ इसको अटैच किया जा रहा है। ये साइंस लैब है जिसमें वो लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे। तो वेंजुआन जो है उसे अभी हाल ही में भेज दिया गया है, वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और इसके बाद ये जो इसका दूसरा हिस्सा है मैंगजुआन उसको भेजेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और बाकी जो कोर मॉड्यूल है इसी के साथ वो उसको अटैच कर रहे हैं। तो आपने देख लिया कि ये कुछ ऐसा दिखता है, उन्होंने ये हिस्सा भेज दिया है, ये अभी भेजेंगे। तो ये तो फंडामेंटल बातें हो गई। जो वेंजुआन है ये 23 टन का है, जिसका मतलब होता है, चाइनीज वर्ड है क्वेस्ट फॉर द हेवन, यानी कि जो स्वर्ग है उसके लिए जानकारी इकट्ठा करना, वहां तक पहुंचने की इच्छा रखना। लेबोरेटरी मॉड्यूल है जो उनका बहुत ही पावरफुल रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B, उससे उन्होंने इसे भेजा है। 17.9 मीटर लंबा है वेंजुआन लैब मॉड्यूल, जहां पे वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। यहाँ पे देखिए जो इसका तीसरा मॉड्यूल है मैंगजुआन, जिसका मतलब होगा ड्रीमिंग ऑफ द हेवंस, स्वर्ग के लिए स्वप्न देखना। वो पिछले साल अभी देखिए लॉन्च नहीं हुआ है, ये लॉन्च होना है, उम्मीद है कि इस साल के दिसंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। जो वेंजुआन है एयरलॉक कैबिन इसमें लगाया गया है, जिसमें थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म लिविंग क्वार्टर्स भी होंगे, एस्ट्रोनॉट्स थोड़े टाइम तक रह सकते हैं। हालांकि लंबे समय तक इसमें केवल 3 ही एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। जो मैंगजुआन है इसे अक्टूबर 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। वेंजुआन की तरह ये भी तियानवे में जाकर डॉक कर जाएगा, जो कि एक टी शेप का स्ट्रक्चर बना देगा। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा ना दोनों के ऐड होने के बाद। यहाँ पर देखिए ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो लगभग रिटायर होने वाला है। इंडिया का भी अपना एस्पायरेशन है कि हम भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। चाइना ने ये काम बहुत तेजी से किया है, इसके बारे में आपको जरूर से जानना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अनुशीलन समिति के बारे में है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी हाल ही में अर्ज किया NCERT को और बाकी की जो एजुकेशनल फर्टेनिटी है कि आप अनुशीलन समिति के बारे में करिकुलम में डालिए, बच्चों को पढ़ाइए। अनुशीलन समिति को फाउंड किया गया था सतीश चंद्रा, प्रमथा मित्र, अरविंदो घोष और सरला देवी जी के द्वारा। अनुशीलन समिति एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी 20वीं सेंचुरी की, जो बंगाल से ऑपरेट होती थी। ये अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, छुप के रहते थे ताकि निगाह में ना आए, पकड़े ना जाए। इनका एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत को आज़ाद करवाना है कॉलोनियल रूल से और अंग्रेजों को देश के बाहर खदेड़ना है। जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके 2 बहुत ही प्रोमिनेंट आर्म्स थे। पहले का नाम था ढाका अनुशीलन समिति, ये ढाका से ऑपरेट होती थी। ढाका आपको पता है वर्तमान के बांग्लादेश में है। और दूसरा जुगांतर ग्रुप, ये कलकत्ता में सेंटर था। मेथड बिल्कुल साफ था इनका। ये मिलिटेंट नेशनलिज्म को प्रमोट करते थे, जिसमें बॉम्बिंग की जाती थी, असैसिनेशंस किए जाते थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस होता था। पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस का मतलब ये है कि इस समिति के द्वारा उन्हें टारगेट किया जाता था जो बहुत ही इनफेमस होते थे। ऐसे ब्रिटिशर्स जो इंडिया में एट्रोसिटीज करते थे, लोगों को परेशान करते थे, उनको टारगेट किया जाता था इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। कई सारे बहुत ही फेमस लोग हैं जो अनुशीलन समिति से जुड़े रहे। देशबंधु चित्तरंजन दास जी, सुरेंद्र नाथ टैगोर जी, जतिन नाथ बनर्जी जी, बाघा जतिन, ये सभी लोग इससे जुड़े हुए थे। जो नेशनलिस्ट राइटिंग्स हैं एंड पब्लिकेशंस हैं अरविंदो घोष की या वीरेंद्र कुमार घोष की, जैसे कि वंदे मातरम और युगांतर पत्रिका, जिसे युगांतर भी कहा जाता है कई बार, उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था बंगाली पीपल पे, बंगाली यंगस्टर्स पे, और उसने अनुशीलन समिति को पॉपुलैरिटी गेन करने में काफ़ी मदद दी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्नो लेपर्ड के बारे में है। हाल की एक स्टडी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्नो लेपर्ड के बारे में जानकारी दी गई। इसी रेफरेंस में ये न्यूज़ में आया। ये ऊंचाई पर रहने वाले जो सेंट्रल और सदर्न एशिया में पाई जाने वाली एक वाइल्ड कैट की प्रजाति है। बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में ये रहते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज होती हैं बिकॉज ये फूड वेब में प्रीडेटर्स में टॉप पर आते हैं। मतलब ये सबसे बड़े शिकारी होते हैं पूरे माउंटेन इकोसिस्टम में। अगर ये हैं मतलब माउंटेन इकोसिस्टम बढ़िया है। अगर इनकी संख्या कम हो रही है मतलब माउंटेन इकोसिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, डिप्राइव हो रहा है। इल्यूजिव स्पीसीज होती हैं, ये दिखती नहीं है आसानी से। एक तो इनका कलर ऐसा होता है कि माउंटेन्स में आसानी से छुप जाते हैं, और दूसरा ये सामने आना पसंद भी नहीं करते। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इन्हें घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के नाम से भी पुकारा जाता है, जिन्हें आप आसानी से देख नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है। कई सारे अन्य देशों में भी पाया जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत में कई सारे रीजन्स में आपको मिलेगा, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। इट्स काइंड ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो स्नो लेपर्ड को दी गई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज के बारे में है। WTO में जो उसकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, उसमें अभी हाल ही में फिशरीज में जो सब्सिडी का एग्रीमेंट था उसे कंक्लूड किया गया। फिशरीज को लेकर जब WTO की मीटिंग चल रही थी तभी काफ़ी विवाद था। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज इस मामले पर बटे हुए थे। फिशरीज में देखिए होता क्या है कि मछलियों को पकड़ा जाता है समंदर में से,
ओवर फिशिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि छोटी मछलियों को भी पकड़ लिया जाता है। समंदर के पास एक कैपेसिटी है मछलियों को रीजनरेट करने की, फिशेस को रीजनरेट करने की, लेकिन हम अपनी ग्रीड में इतनी ज़्यादा मछलियां पकड़ लेते हैं कि समंदर उसे रीजनरेट कर ही नहीं पाता। सरकार कोशिश करती है कि वो इसे रेगुलेट कर ले, लेकिन कई सारी जगहों पर ये इलीगली फिशिंग की जाती है। देखिए, कुछ तो मछुआरे होते हैं जो आजीविका के लिए फिशिंग करते हैं, उन्हें सरकार मदद देती है ताकि उनके पास अच्छी क्वालिटी की बोट्स हों, नेट्स हों, और वो फिशेस को आसानी से पकड़ के बाजार में बेच के आजीविका चला सकें। फॉर दैट पर्पज लगभग हर देश की सरकार सब्सिडी देती है। इस सब्सिडी को लेकर अक्सर डब्ल्यूटीओ में क्वेश्चन किया जाता है कि जो सब्सिडी दी जाती है उसकी वजह से ओवर फिशिंग होती है, और ओवर फिशिंग के होने की वजह से जो समंदर में मछलियों की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। डब्ल्यूटीओ में यही मामला रेज किया गया था, इंडिया ने इसका विरोध किया। देखिए, इंडिया उतनी सब्सिडी नहीं देता जितनी बाकी देश देते हैं। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना लगभग $7 बिलियन की सब्सिडी देता है, और यूएसए भी $3.5 बिलियन के आसपास देता है, ईयू भी देता है। इंडिया तो 250 मिलियन के आसपास की सब्सिडी देता है, मतलब हम तो बहुत कम सब्सिडी देते हैं। लेकिन ये लोग कह क्या रहे थे कि जो लीगल सब्सिडी है आप उसको बंद कर दो, कोई सब्सिडी देगा ही नहीं। इंडिया ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे तो जो हमारे फिशरमैन्स हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगे, उनके पास बोट्स ही नहीं होंगी तो उनकी आजीविका का साधन ही छिन जाएगा। तो इंडिया ने कहा कि नहीं, जो लीगल फिशिंग है उसके ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है उसे तो नहीं रोका जाना चाहिए। फाइनली इंडिया की बात मान ली गई और ये कहा गया कि जो IUU फिशिंग है, इसमें 3 टर्म्स हैं, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड। इस प्रकार की फिशिंग में किसी प्रकार की सब्सिडी का इस्तेमाल ना होने पाए, इसे इंश्योर किया जाएगा। बाकी जो लीगल फिशिंग है, जो एक कोटा के भीतर हो रही है जिससे हम समंदर को मिसयूज नहीं कर रहे हैं, वहां तक तो बात ठीक है, उस पर आप सब्सिडी दे सकते हो। तो जो एग्रीमेंट है ये कोस्टल रीजन के जो एक कंट्री का जुरिस्डिक्शन होता है ना, 200 नॉटिकल माइल तक का, जहां के रिसोर्सेस आप यूज कर सकते हो, उसमें अगर लीगल फिशिंग हो रही है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है तो सब्सिडी नहीं दी जा सकती। फर्दर अगर हाई सी में सब्सिडी हो रही है, फिशिंग हो रही है, तो वहां पे भी सब्सिडी के प्रावधान नहीं रहेंगे। यहां पे देखिए, एक ट्रांजिशन पीरियड की भी बात है। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए डेवलपिंग कंट्रीज को या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, क्योंकि ये डिसएडवांटेज की कंडीशन में है। जब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे तो 2 सालों का समय मिलेगा इन देशों को इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। कुछ एग्जेम्पशंस हैं, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स को सब्सिडी देने को अलाउ किया गया है IUU के बाहर। IUU में 3 टर्म्स हैं, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाहर आप सब्सिडी दे सकते हो, कोई प्रोहिबिशन नहीं है ऐसे मामलों में जहां पे बायोलॉजिकली सस्टेनेबल लेवल ऑफ फिशिंग चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेनिफिट्स की बात करें तो इससे सब्सिडीज को हम रोकेंगे, और जो इलीगल फिशिंग होती है, अनरेगुलेटेड होती है, उसे हम रोक पाएंगे। और जो इलीगल फिशिंग हो रही है, फिशरीज रिसोर्सेज जिससे डिप्लीट हो रहे हैं, उस पर इससे चेक लगेगा। बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ 1995 में एग्जिस्टेंस में आता है, ये गैट का सक्सेसर है। डब्ल्यूटीओ के पहले जो एक एग्रीमेंट काम करता था, दैट वाज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। कायदे से ये कोई संस्था नहीं थी, एक प्रकार का एग्रीमेंट था, एंड दैट इज द रीजन इसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स होते हैं 1986 के बाद, और फाइनली डब्ल्यूटीओ को बनाया जाता है। डब्ल्यूटीओ का काम है कि दुनिया में जो व्यापार है वो अच्छे से चलता रहे। इसमें वर्तमान में 164 मेंबर्स हैं। डब्ल्यूटीओ का एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है जो कि इसकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, 2 साल में एक बार मिलती है। सारे जरूरी डिसीजंस इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2015 में आया था कि टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ द सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज न्यूज में देखे गए किस रेफरेंस में? सही जवाब सी था, यानी कि WTO। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2021 में लगभग $642.45 बिलियन के आसपास था। ये काफी तेजी से डिप्लीट हुआ, लगभग 10 महीनों में ये घट के $572.71 बिलियन के पास आ गया। $70 बिलियन की घटोत्तरी है ये। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में है। 2021 में इंडिया का फॉरेक्स पीक पे गया, $642.45 बिलियन के आसपास, लेकिन पिछले 10 महीनों में ये काफी तेजी से डिप्लीट हुआ। $70 बिलियन कम होकर ये $572.71 बिलियन पे आ गया। इसके कई सारे कारण रहे। रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ गए। यूएसए का जो फेडरल बैंक है उसने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो जो इंडिया से इन्वेस्टमेंट है वो भी बाहर गया। तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट बाहर गया, इंपोर्ट महंगा हुआ, इन सभी के रिजल्टेंट भारत से जो डॉलर है वो बाहर गया। रिजल्टेंट हमारा फॉरेक्स कम हुआ, क्योंकि जो करेंसी एसेट होता है वो 80% हमारा फॉरेक्स बनाता है। तो एसेट डिनोमिनेशन जो है किसी भी फॉरेन करेंसी में, उसे फॉरेक्स कहा जाता है। हर कंट्री एक रिजर्व रखती है अपने पास फॉरेन करेंसीज का या एसेट्स का, जिसका इस्तेमाल हम क्राइसिस की कंडीशन में कर सकें या एक स्टेबिलिटी इकोनॉमी को देने के लिए हम कर सकें।
ज़्यादातर फॉरेक्स में जो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो यूएस डॉलर का होता है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लिक्विड करेंसी है। कंपोनेंट्स की बात करें तो फॉरेक्स में आते हैं गोल्ड, हर देश सोना रखता है, और एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट, ये कोई करेंसी नहीं है, एक प्रकार का म्यूचुअल मैकेनिज्म है। 1969 में एसडीआर को बनाया गया आईएमएफ के द्वारा। एसडीआर हर कंट्री को अलोकेट किया जाता है डिपेंडिंग कि आईएमएफ में उनका कितना कोटा है। आईएमएफ में जो कोटा का अलोकेशन है वो जनरल अलोकेशन के माध्यम से किया जाता है। जनरल अलोकेशन समय समय पर होता है। लास्ट टाइम आई होप ये 2009 में हुआ था। तो जो जनरल अलोकेशन होता है उसमें एक कंट्री की इकोनॉमी के साइज के बेसिस पे आईएमएफ में उन्हें कोटा दे दिया जाता है। दैट इज 2%, 2.5%, 10%, इसी तरीके से कोटा अलोकेट किया जाता है। और जो कोटा अलोकेशन होता है उसी के बेसिस पे उस कंट्री को एसडीआर दे दिया जाता है। अब जो एसडीआर है वो काफ़ी लिक्विड होता है। इसका इस्तेमाल कोई भी कंट्री दूसरे देश को देकर वो करेंसी ले सकती है जिसका इस्तेमाल वो फॉरेन ट्रेड में कर सके। तो एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, इट्स काइंड ऑफ म्यूचुअल अरेंजमेंट जो काफ़ी लिक्विड है। आप किसी को भी एसडीआर दोगे तो वो ले लेगा, और उसके बदले में अगर आपको डॉलर चाहिए तो वो दे देगा। तो ये भी हमारे फॉरेक्स का पार्ट होता है। इसके अलावा फॉरेन करेंसी एसेट्स, इसमें मेनली डॉलर होता है। किसी भी इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में फॉरेक्स का 80% तो ये फॉरेन करेंसी एसेट ही होता है। अब इसमें देखिए डॉलर तो होता है, इसके अलावा आरबीआई कई सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके रखती है, तो इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स भी इसमें आ जाते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक क्वेश्चन की तरह काम करता है। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में गए तो हम सबसे पहले जो इस्तेमाल करते हैं हमारा फॉरेक्स होता है। फॉरेक्स हमें बचाता है, और इसी रिजर्व के माध्यम से जो आरबीआई है वो रुपी की स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करके रखता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पोर्ट्स कोड के बारे में है। अभी हाल ही में स्पोर्ट्स बॉडी जैसे कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कहा गया कि आप तत्काल प्रभाव से अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो भी इलेक्शंस हैं वो करवा लीजिए, नहीं तो आपको बैन कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। थोड़ा दबाव बनाना पड़ता है। हालांकि बॉडीज ऑटोनॉमस होती हैं, अपने हिसाब से काम करती हैं, फिर भी इनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहें। फॉर दैट पर्पज 2011 में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड लाया गया। कोड में कुछ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया, ताकि ये बॉडीज ऑटोनॉमी के साथ लेकिन नियम कानून से चलती रहें। इसमें यह भी बताया गया कि जो भी फंक्शनरीज हैं उनकी एज क्या हो सकती है मैक्सिमम, उनका टेन्योर क्या होगा। ऐसा नहीं कि कोई 15-15 साल से अपने पद पे बना हुआ है। उनको कहा जाता है कि टाइम टू टाइम आप अपॉइंटमेंट करते रहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर आप ये कोड वायलेट करोगे, स्पोर्ट्स कोड वायलेट करोगे, तो हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन को एक कमेटी के अंडर में डाल देंगे। उसे कहा जाता है COA, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस कमेटी को अक्सर कोड बनाती है, और कोड कमेटी के मेंबर्स को अधिकार दे देती है कि इस फेडरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देखिए। ऐसा पहले हुआ भी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले 3 मेंबर्स की एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दी थी, जिसको ये कहा गया कि आप AIFF को प्रिसाइड करिए और उसका सारा कामकाज देखिए, क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट थे वो 12 सालों से पद पे बने हुए थे और ये स्पोर्ट्स कोड का वायलेशन था। तो उनको हटा के सारा कामकाज एक कमेटी को सौंप दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने हॉकी इंडिया के लिए भी यही किया था, उनके लिए भी एक कमेटी बना दी थी। तो अगर ये लोग अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स कोड को वायलेट करेंगे, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर एक कमेटी को सारा काम का सौंप दिया जाएगा। तो अभी कुल मिला के एक धमकी दी गई है कि अपना काम अच्छे से कर लीजिए। इसी रेफरेंस में स्पोर्ट्स कोड न्यूज़ में है, तो जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल काराकोरम एनोमली के बारे में है। एनोमली का मतलब होता है विलोमता, मतलब कुछ ऐसा जो जैसा हो रहा है उसका उल्टा हो जाए। ग्लेशियर्स जो काराकोरम रेंज के हैं वहां पर हमें क्लाइमेट चेंज का प्रभाव उतना नहीं दिख रहा, ज़्यादा दिख नहीं रहा है। बाकी जगहों पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो ओवरऑल क्वांटिटी है ग्लेशियर्स की वो घट रही है, लेकिन यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये एनोमली है, एक विलोमता है, वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज घटना चाहिए, नहीं घट रहा है। इसे ही काराकोरम एनोमली कहा गया है, क्योंकि लगातार स्टेबिलिटी बनी हुई है काराकोरम के रेंज में ग्लेशियर्स की। वो रिट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो घट नहीं रहे हैं। काराकोरम रेंज की बात करें, अब देखिए इसके पीछे का कारण भी बता देता हूँ जो स्टडी में बताया गया। क्योंकि जो इनके फुटहिल्स हैं वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से जो मॉइस्चर है वो एड ऑन हो रहा है और वो ग्लेशियर्स का जो लेवल है उनको मेंटेन करके रखे हुए है। तो ये स्टडी में बताया गया है। अब कितना सही है कितना गलत है वो तो बात की बात है, बट स्टडी की जो जानकारी है वो यही है। काराकोरम रेंज में आपको ये काफ़ी लंबे एरिया में फैला हुआ मिलेगा। हिंदुकुश, पामीर, कुनलुन माउंटेन्स और हिमालयास तक ये फैला हुआ है। ये अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और तजाकिस्तान, इन सभी रीजन्स में आपको फैला हुआ मिलेगा। ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इन्हीं से रिवर्स निकलती हैं जो कि आसपास के लोगों के लिए लाइफ लाइन होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट की वजह से लगातार कम हो रहे हैं और इसी वजह से हम इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न आया था 2020 में, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है? सही जवाब इसका डी था, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। मतलब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप जानते रहिए। रिविजन करते हैं। लंपी स्किन डिसीज,
वायरल डिसीज है, कैटल्स में होता है, वाटर बफेलोज में होता है, सही है। थर्मा गार्डियल इंडिया फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है, गलत है। इंडिया जापान के बीच की है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन जापान का है, गलत है, चाइना का है। अनुशीलन समिति सतीश चंद्रा, प्रमथा मित्र, अरविंदो घोष और सला देवी ने फाउंड किया, दैट्स ट्रू। हमारा ये जो आज का सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।